उस समय जो न्यूज़ फ्लैश हो रही थी हर चैनल में वो सही नहीं थी। कोई डिसेबल ड्यूरिंग सर्विस हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल, ड्यूरिंग सर्विस विडो हुई है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुई है, कोई पेंशनर है, कोई नॉन पेंशनर है। वो लेडी हॉस्पिटल में लेके गई एडमिट कराने के लिए, बच्चा मर जाता है, ट्रेन में उसे अपने छाती से लगा के सफ़र करती है। गौरव शुक्ला आज हमारे गेस्ट हैं। हमने यूपी का डेटा निकाला, यूपी का ऑनलाइन प्रधानों का डेटा निकाला। फौज में आदमी जिसने भी वर्दी पहन ली उसे पेंशन मिलती है। दूसरा, फौज में सब कुछ फ्री में मिलता है। हमारा ना करोड़ों अरबों का डिफेंस बजट जाता है। टीम में तीनों सर्विसेज से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, जिसमें एक है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों साहब जो आपके पॉडकास्ट पे भी आए थे। उनकी 5 पीढ़ियां फौज में रही हैं। दूसरे एयरफोर्स से हैं विंग कमांडर विनोद नायक, कर्नल RD शर्मा है, नेवल कमांडर कवि कुमार, सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली, सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है। प्रोजेक्ट पिट्ठू, प्रोजेक्ट सेहत, प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट सशक्त, एक प्रोजेक्ट हमारा इंसानियत। उस प्रोजेक्ट का नाम है विंग कमांडर विनोद नायक मेमोरियल स्कॉलरशिप। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गौरव शुक्ला। सन 2016 पूर्व सैनिक और उनके परिवार अपने हकों के लिए जंतर मंतर की सड़कों से देश में अपनी आवाज उठा रहे थे। वहीं एक युवक की मुलाकात ऐसे जरूरतमंद सैनिक परिवार से हुई जिन्होंने उस सैनिक परिवार की दशा का वो पहलू दिखाया जिस तरफ देश की जनता का ध्यान कभी जाता ही नहीं, क्योंकि फौजी सदैव मुस्कुरा के अपने फर्ज निभाने में लगे रहते हैं। भारत की आज़ादी भले ही हमारे पूर्वजों ने दिलवाई हो, लेकिन उनको हर कीमत चुका के महफूज रखने की जिम्मेदारी हमारी सेनाओं ने उठाई है। तो एक भारतीय होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इनको अपना परिवार माने और ज़रूरत पड़ने पर इनके साथ खड़े हों, ताकि हमारी सेना का मनोबल हमेशा कायम रहे। याद रखिए कि ये हैं तो हम हैं। जय हिंद। जय जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय। तो ये बात है कि ये केस बड़ा वायरल हो रहा था, तो मैं आपको सोशल मीडिया का ना नुकसान और फायदा भी बताता हूँ उसी में जी। एक काफ़ी वायरल हो रहा था। मुझे व्हाट्सएप पे किसी 2-3 लोगों ने शेयर किया और मुझे फेसबुक पे भी 2-3 लोगों ने टैग किया, और उस पर लोगों के कमेंट में आपको बताता हूँ क्या था। अरे ये झूठा फौजी है, ये फौजी नहीं है, झूठी ID कार्ड बना के घूम रहा है। कोई कह रहा था नहीं नहीं ये फौजी तो है लेकिन नशेड़ी है। कोई कह रहा था यार ये ना पेंशन इसे मिलती है लेकिन इसका पेट नहीं भरता। 100 लोग 100 बातें। मुझे एक नेवल ऑफिसर की वाइफ ने, जो कि अभी भी सर्विस में है, वो नेवल ऑफिसर, उन्होंने विशाखापट्टनम से मुझे टैग किया, कहा गौरव सिंस यू आर इन दिल्ली, आप दिल्ली में हैं और ये लग रहा है दिल्ली का केस है, क्या आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही इंसान है, और अगर है तो हमें कुछ करना चाहिए। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि करूँ क्या और कैसे करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ। तो उसमें एक मैंने कर्नल साहब का कमेंट पढ़ा जो फेसबुक पे उन्होंने डाला था टिप्पणी। तो मैंने उनसे बोला सर डू यू नो हिम, आप इन्हें जानते हैं? अगर जानते हैं तो सर मुझे थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या मैं कनेक्ट कर पाऊँ। अरे ये बेकार आदमी है, ये बैगर है, ये वो। मैंने कहा सर ठीक है बैगर है, बट थोड़ा सा बताएं कहाँ है, कैसे पता चला, कुछ जानकारी तो शेयर करें। अरे नहीं गौरव यार ये क्या ऐसे लोगों से बात। मैंने कहा सर बताओ तो सही। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था तो मुझे उससे मैं बात करता हूँ। मैंने कहा सर टेक योर टाइम एंड प्लीज़ बात करके मुझे बताएं। हफ्ता गुजर गया, रिप्लाई नहीं आया। 10 दिन बाद मैंने उनसे संपर्क दोबारा साधा। मैंने कहा सर आपने वो बताया था, पता किया? अरे गौरव एक्चुअली ना वो उसके किसी फ्रेंड ने शेयर किया था। मतलब म्यूचुअली जिसने जो धारणा बनाई है उसी पे वो चल रहा है। धारणा बनाई है या किसी ने वेरीफाई भी किया, किसी को नहीं पता, बस चल रहा है।
उस फौजी को ये नहीं पता था उस इंसान का उसका रात से लेके सुबह तक उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो चुका है, जिसका चीरहरण हो चुका है, रात ही रात में उसे विलन बना दिया गया है, उसके बारे में 100 टिप्पणी है, वो फेमस है, वो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मुझे भी उस आंसर से संतुष्टि नहीं हुई। तो या तो मैं नेवल ऑफिसर की वाइफ को बोल दूं मैम प्रणाम, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, या जो मुझे सुनने में आया मैं वो परोस दूं। लेकिन मुझे लगा मैं शायद अपने काम से जस्टिस नहीं कर रहा। तो मेरे लिए जो ट्रिकी था या स्मार्ट वर्क था वो ये था कि इस इंसान तक कम समय में कैसे पहुंचा जाए। मैंने स्मार्टली क्या किया, वो जो एक फोटो वायरल हो रही थी उस फोटो को मैंने अपने नेटवर्क में सर्कुलेट किया, जो अक्सर कनॉट प्लेस में घूमने जाते हैं, बिकॉज वो कनॉट प्लेस की वॉल्स थी। अच्छा। और मेरे दोस्त काफ़ी वहाँ घूमने जाते हैं, तो मैंने कहा आइडिया मिल जाएगा कि ये कौन से ब्लॉग हो सकता है। तो मैंने मेजॉरिटी देखा ये कौन सा ब्लॉग बता रहे हैं। मेजॉरिटी जो ब्लॉग थी, किसी ने बोला बी, किसी ने बोला ए, किसी ने बोला एफ, जो भी, सो उसे मैंने मापदंड किया कि किस पे पहले जाना चाहिए। मैंने उसका एक बड़ा सा पोस्टर इतना बड़ा निकाला। निकालने के बाद मैं टिपिकली लोगों को दिखा रहा था कि आपने इसे कहीं देखा है। तो शायद मतलब मैं कहूंगा कि ऐसा लोग मुझे देखते थे जैसे मैंने कोई पाप के नीचे से लेके ऊपर तक लोग मुझे देखते थे कि मेरा कोई लगता है खो गया हो या मैं कोई पाप कर रहा हूं, ऐसे कोई पोस्टर लेके घूमता है क्या। सो एक टाइम के लिए मतलब एम्बैरेसिंग आपको लगेगा। और वहां पे सीपी में लोग रोज 1 लाख से 1.5 लाख लोग घूमने आते हैं, कोई वन टाइम आता है, कोई ऐसे घूमने आता है। सो नहीं सबका सिर हिलाना मना हो जाता था। किसी गार्ड ने मुझसे बोला जो ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था कि सर मैंने इसे परसों देखा है। तो मुझे थोड़ा सा ना धक से हुआ कि ठीक है मैं आसपास सही जगह हूँ। उसके बाद फिर मैं दाएं बाएं और गया तो वहाँ पे एक वो है छोटा सा KFC जैसा था, अब थोड़ा आउटलेट बढ़ गया है शायद। तो उन्होंने बोला सर मैंने इसे ना अभी कुछ समय पहले यहाँ देखा। मुझे लगा बस मैं बहुत नज़दीक हूँ, बट नज़दीक तो हूँ लेकिन कहाँ हूँ वो नहीं समझ में आ रहा था। वहीं पे एक बंदा जमीन पे, आपने देखा होगा ना लोग वॉलेट बेच रहे होते हैं, सब कपड़े बिछा के नीचे सामान बेच रहे होते हैं जमीन पे रख के। करेक्ट। दूर से एक बंदा मुझे देख रहा होगा, उसने कहा सर 1 मिनट इधर आइए। मैं वहाँ गया तो कह रहा है सर मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, पता नहीं क्या किसी को दिखा रहे हो, पूछ रहे हो क्या हो गया। तो मैं भी बड़ा होपलेस होके उम्मीद छोड़ के मैंने बोला कि पूछ लेता हूँ। मैंने कहा आपने इसे देखा है। उस बंदे ने भी मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, कहता आप हो कौन, मतलब जैसे सारे अंटीने खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा लगा जैसे इसे कुछ पता है या कुछ है। मैंने कहा मैं फलानी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टर हीरोज से हूँ एंड हम फौजियों के लिए काम करते हैं और मुझे सुनने में आया है कि ये एक फौजी है, अगर ये फौजी है तो हम इसकी मदद करना चाहते हैं। पता नहीं मेरी बातों पे उसे भरोसा हो गया उस आदमी को। तो उसने मुझे बोला कि सर आप दाएं लेना, बाएं लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, आगे लेना, पीछे लेना, ऐसे करके डायरेक्शन मुझे समझा दिया। और मैं भगवान की कृपा से फॉर्चुनेटली मैं उस इंसान से मिला। और जब मिला तो मैंने 1 घंटे बात की और 1 घंटे में टिपिकली 40 मिनट सिर्फ वो इंसान रोया है और सिर्फ शायद 2 या 3 मिनट सिर्फ उन्होंने बात की। और उसमें भी जस्ट ये बताया कि हाँ मैं फौजी हूँ, मैंने सर्विस की और ये मेरे डॉक्यूमेंट है। बाकी सिर्फ मैंने बोला है और कुछ नहीं। यस ही वॉज ड्रंकर्ड, ही वॉज इन अ सीरियस डिप्रेशन। मैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी बताऊं आपके माध्यम से, मैं बताना चाहता हूं कि क्या एक्चुअली में उसकी स्टोरी थी। ही इज़ फ्रॉम सिग्नल से है। ही इज़ द यंगेस्ट वन, सबसे छोटे अपने परिवार में है, भाई बहनों में, सिबलिंग्स में। अभी करंट उनकी उम्र करीबन 80 साल है। वो केरला के रहने वाले हैं और उन्होंने कभी शादी लाइफ में की ही नहीं, तो उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई। ये बात उन्होंने 65 और 71 वॉर में पार्टिसिपेट किया और उनका कहना है कि पार्टिसिपेट किया। उनके डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो ईयर ऑफ सर्विस अगर आप देखते हो तो वो शो करती हैं। तो उनका ये कहना था कि 71 में सर मेरी मदर की ना तबीयत खराब हुई थी वॉर छिड़ने से पहले। इन्होंने बोला कि माँ को मुझे देखने जाना है। मैंने, क्योंकि उनकी जो टोटल ईयर्स ऑफ सर्विस है वो 10 साल कुछ महीने है, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था 15 साल की सर्विस अनिवार्य है, तो उनकी पेंशनेबल सर्विस नहीं है, तो इन्हें पेंशन नहीं मिलती है। और वो जो फौजी है या नहीं है उसका आंसर ये है कि वो फौजी है, कागजात हैं मेरे पास हैं और उनके पेपर्स। दूसरा, यस वो दारू पिए थे, दारू पीते थे, धुत रहते थे, सिर्फ इसलिए कि वो बंदा जीना भी नहीं चाहता। उसके पास कोई शेयर करने को भी नहीं है, फैमिली मेम्बर भी नहीं है। आप रोड के किनारे आप देखते हैं ना झोपड़ी सी लोग बना के रहते हैं, उस हाल में रहता था इंसान वो, शैंटी।
और जहाँ दिल्ली में लोग एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंडी नहीं झेल पाते, उसमें वो शैंटी में रह रहा है। 80 साल का आदमी, जहाँ पे कहा था कि बुढ़ापे में तो ठंडी गर्मी बहुत जल्दी लगती है। सो बात ये है कि मैंने ये पूछा कि आप 10 साल पहले क्यों, 10 साल की सर्विस करके क्यों आ गए? तो उन्होंने बताया सर 71 की लड़ाई जब छिड़ी तो उससे कुछ समय पहले मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, मना कर दिया गया ये कहते हुए कि छुट्टी से लोगों को बुलाया जा रहा है, तुम्हें छुट्टी की तुम बात कर रहे हो, नहीं दे सकते हैं। मेरे घर में कोई था नहीं देखने के लिए, भाई बहन अलग अलग जगह पे थे, मैं अपनी माँ को मरते कैसे छोड़ दूँ? तो एक इमोशनल भी एक होता है ना कि आप पे सवार हो जाता है। लेकिन कहा नहीं सॉरी नहीं हो सकता, और जो भी उनका ऑफिसर रहेगा उसने ज़्यादा है तो जोश में आके बोला ज़्यादा है तो पेपर डाल दे, तो जाना है पेपर डाल दे, हम ऐसे नहीं दे सकते। पेपर डालने का मतलब मैं बताना चाहूँगा सर्विस छोड़ दो, लेकिन सर्विस छोड़ने का मतलब नहीं है कि आपने पेपर डाल दिए, आपका जो ऊपर से पेपर बन के आना चाहिए तो वो भी निकालें, वो भी एक्सेप्ट करें। सो एनीवेज पेपर डाल दिए जोश में आके उन्होंने भी, लेकिन पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए और उन्हें वॉर में भेज दिया गया। लड़ाई लड़के आए, आने के बाद वापस घर आए, माँ गुजर चुकी थी, माँ को नहीं देख पाए, सर्विस अपनी चल रही थी। 74 के आसपास पेपर बन के आ जाते हैं तो मैं सर्विस से निकाला जाता है। तो उन्होंने बोला यार सर्विस से क्यों निकाला जा रहा है? कहा नहीं तुमने बोला था। कहा अरे भाई मैंने तो उस वक्त बोला था। कहा नहीं तुमने पेपर डाले थे, सॉरी अब थोड़ी हम वापस वो हो सकता है। तो वो इंसान गलती ये कर गया था, जोश में आके पेपर डाल गया और डालने के बाद उसे लगा कि अभी नहीं, अभी डिसीजन तो अभी होना है, डिसीजन ये नहीं पता था कि बाद में हो जाएगा जी सर। और उसने बोला अब तो मुझे वापस ले लिया, क्योंकि जिसके लिए गया वो तो गुजर चुका है। लेकिन नहीं सॉरी टाटा बाय बाय, और उन्होंने छोड़ दिया। ये बात 75 की है, जब वो वहाँ पे गए। उनका कहना है कुछ साल मैं बराबर जाता रहा, उसके बाद मैंने देखा वहाँ के जो लोकल गुंडे हैं उन्होंने सब कुछ हथिया लिया। वहाँ पे ना मेरा अब घर है ना गाँव है, मेरे जो भाई बहन है वो सब गुजर चुके हैं क्योंकि सारे बड़े थे, वहाँ पे कोई भी नहीं है। 75 के बाद आने के बाद दिल्ली में ही उन्होंने, यंग थे, अलग अलग जगहों पे नौकरी करी, नौकरी की। फिर जैसे से टाइम गुजरता रहा तो कहा जाता है कि जब तक आप मेवा दे रहे हो तब तक अच्छा है, जिस दिन आप मेवा खाने लगोगे आपको लात मार दिया जाएगा। तो आज 80 साल के आसपास में किसी काम के नहीं है। लोगों ने कुछ समय पहले उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। उन्होंने वेटर की भी नौकरी की है, उन्होंने टिकट काउंटर पे बैठ के भी काम किया, कई नौकरियां की हैं। और जब लात मार के निकाल दिया गया तो वो हो गए धरती पे बोझ। तो ज़रूरतें तो पूरी करनी। तो उस समय एक सहारा था कि मैं ज़िंदा कैसे रहूं। और मैं बोलता हूं कि जितना आदमी प्राउड फील करता है ना यूनिफॉर्म पहने में, आप जानते होंगे जी सर, बहुत मुश्किल होता है उस यूनिफॉर्म को टांगने के बाद आप एक बोर्ड लेके खड़े हो और कहो कि मैं वेटरन 71 की लड़ाई 65 की लड़ाई का हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। मतलब हम ये बोले ना कि वो भीख मांग रहे हैं, उससे पहले ये सोचना चाहिए कि कितने कलेजे वाला वो बन के उसने वो स्टेप उठाया होगा, कितनी छुरियां चली होंगी उस कलेजे पर जब उसको करेक्ट इस मंजर पे पहुंचना पड़ा होगा। और वो खिताब अपना 1971 का यूज़ करके भीख मांगनी पड़ी होगी। और मैं कहूँगा ना वो भीख नहीं था। भीख होता है ना, हम टिपिकली लोगों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, मतलब देखो उसकी भी एक रीज़न होता है, हम मांगते हैं। उस बंदे ने एक बोर्ड पकड़ा हुआ था, हम कुछ भी माने गौरव जी, उसको हमारे रेल्म में, हमारे सो कॉल्ड फ्रेम में ना दुनिया वैसे ही देखी जाती है। बिल्कुल, तो उसमें शर्माने की क्या बात जी। इससे आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने इतनी प्यारी हमें स्टोरी सुनाई, और मैं अगर वो सर अभी अलाइव है जी, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। एंड इससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिली आपके प्रोजेक्ट्स में? राइट, सो फर्स्ट मुझे जो फर्स्ट चीज़ मैंने उनके साथ किया वो ये था कि उनके साथ कोई कहानी उनकी सुनने वाला नहीं था। तो आज उनके फ़ोन में मिस्ड कॉल अगर आप देखेंगे या डायल्ड देखेंगे या रिसीव देंगे, वो सिर्फ गौरव शुक्ला की देखेंगे। अच्छा। मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ, हम ही उनके सब कुछ है। सो आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए भीख मांगता है, अगर उसकी ज़रूरतें पहले दे दी जाएँ तो शायद वो प्रॉब्लम ना आए। प्रोजेक्ट पे अगर जाएँ तो प्रोजेक्ट पिट्ठू की शुरुआत हमने वहाँ से की। अच्छा, अब आपने हमारे को मैजिकल वर्ड बताया है प्रोजेक्ट पिट्ठू। सो ये प्रोजेक्ट पिट्ठू जो है जी, उसकी नींव हमने उनको देख के हुए रखा। और क्या करता है प्रोजेक्ट पिट्ठू? प्रोजेक्ट पिट्ठू का उद्देश्य ये है कि जो भी 65 साल से ऊपर व्यक्ति है, व्यक्ति इन द सेंस हमारा एक्स फौजी है और नॉन पेंशनर है या उसकी विडो है, उसे हम तब तक राशन पहुंचाएंगे जब तक वो धरती पे जीवित है। ये SOH का कमिटमेंट उस सोल्जर और उसकी वाइफ से है कि
बुढ़ापे में ख्याल रखना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सो वो हम मैसेज देना चाहते थे। और ऐसे आज की डेट में देश भर में करीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें हम हर महीने राशन दे रहे हैं। एंड ये जो लोग हैं ये 62, 65, 71 की लड़ाई, वर्ल्ड वॉर 2 की विडोज़, यहाँ तक कि हमारे पास 102 साल का वर्ल्ड वॉर 2 का वेटरन भी है। ये अलग अलग प्रांतों, अलग अलग राज्यों में है जी, और उन्हें हम राशन डिलीवर करते हैं उनकी नीड के हिसाब से, ऐसा नहीं है। और प्लस राशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ नॉट अबाउट दाल चावल गेहूं, नहीं, आपको जो चाहिए, हमारी अमाउंट सेट है, उसके अंदर जो आपको चाहिए आपको आपके हिसाब से मिलेगा, जो खाना है, जो लेना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। बिकॉज कई बार ना एक हमसे ये भी पूछा था, अरे सरकार राशन दे तो रही है, आपको क्या देना है, लेकिन एक होता है ना स्कीम सुन लेना और एक होता है ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंटेशन। जो राशन मिलता है, कभी आपने देखा वो राशन जो है वो मिलता क्या है, चलिए, और अगर मिल गया तो क्या खाने लायक है, आपने खाया है कभी? चलिए हम आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। कोई एक और कहानी और आपका एक और प्रोजेक्ट। मैं आपको एक शुरुआत करता हूँ प्रोजेक्ट सेहत की। सेहत उसका उद्देश्य भी इन्हीं लोगों की मदद करना है, नॉन पेंशनर की, क्योंकि जो नॉन पेंशनर है वो मेडिकली भी कवर्ड नहीं है। और कहा जाता है बुढ़ापे में खाना और दवाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों चाहिए। एक असम का एक डिस्ट्रिक्ट है नायगांव, उसके पास में एक फौजी था, है मतलब अभी भी, ही इज़ अराउंड 75 साल। उन्हें फौज से भेज दिया गया था क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और ये कह के भेजा गया कि यू विल गेट द पेंशन, पीपीओ नंबर भी जनरेट हो गया। और पीपीओ नंबर जनरेशन का आप समझ सकते हो कि यानी कि आपको पेंशन मिलेगी जी सर, लेकिन पेंशन नहीं मिली। जब फॉलोअप किया गया तो कहा जाता है सॉरी ये पीपीओ किसी और का है, आपके लिए जनरेट हो गया। मेरे पास आज भी वो पेपर्स हैं, तो अगर कोई ये कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है, आई हैव द प्रूफ। मैं बिना प्रूफ के कोई भी आपको बात इस पॉडकास्ट पे नहीं बताऊंगा। सो इतना वो दुखी हो गया था कि अपने फैमिली के लिए बोझ हो गया था। हर ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे, आपकी बीबी, आपके सब कुछ सपोर्टिव हो। 2022 की बात है, उसे एक पैरालिसिस अटैक हुआ, उसकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। उसकी बीबी बोलती है तू कल मर रहा है तो आज मर जा, क्योंकि तुझे कमाता है नहीं, बोझ है, तू अब पैरालिसिस भी हो गया है, तो मेडिकल का भी खाएगा। और ये अनफॉर्चुनेटली अपनी वाइफ के यहाँ पे रहते हैं, बिकॉज जो पैतृक घर था जो गांव का, वो बुरे हाल में है, वो झज्जर हो चुका है, टूट चुका है, तो बनाने के पैसे नहीं है। तो जब ये आए थे, तो आज जब भी मुझसे बात करते हैं तो एक चीज़ को कई बार रिपीट करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे, बिकॉज हाफ पैरालिसिस तो मुंह पे भी लकवा आया है। जी जी, साहब ऐसे करके बात करते हैं, 10 बार बोलेंगे साहब, तब एक बार आप साहब सुनोगे। आपने कैसे मदद करी इनकी? इनके लिए खाने के लिए भी कोई नहीं था, दवा के लिए भी नहीं था, तो लोगों को लगा ये तो बेकार है, और जब तक आप दुखियारे के साथ खड़े नहीं होते लोग कोई सुनता भी नहीं है जी। तो मुझे ये केस वहाँ के जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर ने दिया था, कहा साहब कुछ हो सकता है क्या इसके लिए? तो राशन, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट पिट्ठू स्टार्ट हो चुका था, तो हमने पहले उन्हें प्रोजेक्ट पिट्ठू में डाला कि आपको राशन मिले, आप खाते हो ना, फैमिली पे बोझ नहीं होना चाहिए। जी जी, मैंने कहा ये तब तक आपको मिलेगा जब तक आप जीवित हो। दूसरा, उनका कहना था साहब मुझे एक बार दिखाना है, मुझे लग रहा है कि पैरालिसिस बढ़ रहा है, मुझे मेरा बीपी भी हाई रहता है साहब, मैं साहब मर जाऊंगा साहब। तो दिखाने के लिए हमने बोला दिखाना है, एक्सेप्शनल था, दिमाग में आइडिया नहीं था, हमने कहा चलो दिखा देते हैं। दिखाया, हमने कहा डॉक्टर की जो फीस होगी और जो भी दवाएं होंगी डॉक्टर रिकमेंड करेगा वो सब हम पे करेंगे। तो वहाँ से हमें इंस्पायर हुआ कि हमें प्रोजेक्ट सेहत करना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि आज ये है, इसे पैरालिसिस है, कल किसी को धड़ाम से कोई गिर गया, कोई और बीमारी हो गई, बुढ़ापे में तो साथ साथ चलती हैं। सो हमने उसे एक टर्म दिया प्रोजेक्ट सेहत। नहीं, इस पर्टिकुलर केस में, इस स्टोरी में आपने जिक्र करा था पीपीओ के नंबर जनरेट हुआ था, फिर नहीं मिला उन्हें। हाँ, तो उसकी वजह से उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं मिली होंगी। वो पेंशनर ही नहीं ना। सो बेसिकली डिक्लेयर्ड है कि फौज के यहाँ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है। सो आपने जो इनको मेडिकल फैसिलिटीज दिलाई वो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के? मैंने उनसे बोला कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए जी, डॉक्टर की फीस आपको फ्री होगी, अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करता है डॉक्टर आपको दवाएं, हो सकता है हॉस्पिटल से कुछ मिल जाए, बाहर से होंगी तो विल पे। तो सेहत का जो उन्होंने ये बोला कि सर मुझे सरकारी डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, अच्छा, मैं प्राइवेट डॉक्टर मेरे को दिखाना चाहूँगा जी। तो कहा जाता है बुढ़ापे में बच्चा की तरह आदमी थोड़ा बिहेव भी करने लगता है। करेक्ट। सो हमने कहा आपका फेथ होना चाहिए, आप जिस डॉक्टर को दिखाने दिखाइए। सो डॉक्टर की फीस, डॉक्टर का चेकअप और जो दवाएं रिकमेंड की थी वो
2 महीने की इनिशियली दी वो आप सब हमने पे अब सेहत का ये नॉर्मल रूटीन बन चुका है कि आप ऐसे लोग जिनकी दवाएं चल रही हैं और नॉन पेंशनर है क्योंकि वो मेडिकली कवर्ड नहीं है, उनको हम दवाई दें। पिट्ठू से जब हम सेहत पे आए तो हमने मेडिकल कवर भी केटर कर लिया। इन सूक्ष्म अगर शॉर्ट में हम बताएं तो जो भी फौजी 60 और 65 साल से ऊपर है और या उसकी विडो जो नॉन पेंशनर है, मेडिकली कवर्ड नहीं है, उसकी दवाओं का खर्चा, मेडिकल का खर्चा सपोर्ट आवर हीरोज विल बी है, वो हम पे करेंगे। अब आती है प्रोजेक्ट सक्षम की बात। सक्षम जी। सो उसका कहानी ऐसे हुआ कि एक एयरफोर्स से रिटायर्ड एक सार्जेंट है जी, आर्मी की हम बात करें तो इक्विवेलेंट टू हवलदार रैंक। ओके। वो गुड़गांव में रहते थे। 2010 में उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिसका जब वो सर्विस में थे उसका इलाज सही नहीं हो पाया, ओके। और उसके चलते उन्हें एयरफोर्स से निकालना पड़ा। वो 14 साल के आसपास बराबर बेड पे रहे हैं। उनका इंटेस्टाइन निकाल लिया गया था, लेटरिंग पेशाब सब वो बेड पे करते थे, 24/7 वो लेटे रहते थे, तो बैड सोर होने लगे थे, घाव पीछे होने लगे थे, और अगर बैठेंगे तो लंबे समय तक नहीं बैठ सकते हैं, सो मोस्टली वो लेटे रहते थे। समय से ज़्यादा बड़े लगने लगे थे, उस बीमारी ने उन्हें खा लिया था अंदर से। आप ये कहो, लगते थे मुश्किल से 55 साल के, लगते थे 80-85 साल के, रंग काला पड़ गया था, ब्लड लॉस। सो उन्हें एक जूनियर वारंट ऑफिसर यानी कि एक नायब सूबेदार साहब कह सकते हो, उन्होंने हमारे बारे में बताया पुणे से। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा साहब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं 2, मैं बेड पे हूँ सर, मैं मेडिकली कवर्ड हूँ, लेकिन सर आने जाने का ना मुझे टैक्सी करना पड़ता है, आने जाने में 2000 रुपये टूटते हैं, 1000 रुपये हॉस्पिटल ड्रॉप करने का और लाने का 1000 रुपये, ऊपर से मेरी वाइफ कुछ और नहीं कर सकती बिकॉज उसे मुझे लुक आफ्टर करना है। बिल्कुल। तो अगर वो कमाना भी चाहे, जो कमा रही थी पढ़ी लिखी है, नहीं कर सकती है, यानी कि मैं तो हुई नहीं किसी काम, उसे और मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अब वो ECHS मेडिकली कवर्ड है, लेकिन आने जाने का भाड़ा और अदर चीज़ें उनकी कवर्ड नहीं है जी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो दवाएं की हम बात करते हैं ना कि मेडिकली कवर्ड है, आपको महीने भर की डॉक्टर दवा लिखता है तो आपको हफ्ते या 10 दिन की दे दी जाती है, बाकी आप बाहर से परचेज करो। तो इनिशियली यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, आपको अपनी जेब से पे करना है, बाद में आप रिम्बर्स लेते रहना। रिम्बर्समेंट में 6, 7, 8 महीने, साल, 2 साल लगते हैं, यानी कि पहले जेब में पैसा तो चाहिए तभी तो पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि आदमी कहे कि आपको पे ही नहीं करना है, तो पे करना पड़ता है, और पे करने के लिए आपकी क्षमता होनी चाहिए, जेब में पैसा होना चाहिए सफिशिएंट। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो यूजेबल नहीं होती लेकिन उन्होंने दे दी, अब मैं वो टर्मोलॉजी में भूल रहा हूँ जिसमें यूरिन इकट्ठी होती है, वो जो बैग होता है डायलिसिस बैग, वो बैग ऐसे होता है कि बाहर की क्वालिटी आप पकड़ लो ना तो आप प्रणाम कर लोगे, आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। तो अब आपने खुद परचेज किया तो आपकी फॉल्ट है उनकी भाषा में, क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं था ना, हमने दिया था यूज करो ना वो। तो आप ये समझिए ना कि आप पेंशनर भी हो, मेडिकली भी कवर्ड हो, लेकिन आपको इनिशियली देना पड़ रहा है अलग अलग जगहों पे जी। सो अब बात ये आती है कि इनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्चों की पढ़ाई मेरे चलते नहीं होनी चाहिए, और मुझे पता है मैं कुछ साल का मेहमान हूँ, मेरा मरना निश्चित है, जो दवाएं चल रही हैं कब तक जिंदा रखेंगे मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा बताइए हम क्या कर सकते हैं। कहा साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ना मैंने केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो कि RK पुरम दिल्ली में है, उसमें एक सर्विंग ब्रिगेडियर रैंक या इक्विवेलेंट रैंक का ऑफिसर होता है, उनके अंडर में सारे राज्य सैनिक बोर्ड्स आते हैं। तो मैंने उन्हें लिखा था, उनकी एक स्कॉलरशिप है कि 10वीं तक के बच्चे को शायद 1000 रुपये और 11वीं से 12वीं को शायद 1,500 या 2,000 रुपये बच्चे को देते हैं पढ़ाई के लिए। मैंने सर अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से अगर वो पास हो जाएगा सर मेरी मदद हो जाएगी महीने के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई। तो मैंने कहा तो कब अप्लाई किया? साहब मैं 3 बार अप्लाई कर चुका हूँ। तो मैंने कहा 3 बार अप्लाई कर चुके हो, अभी तक पैसा नहीं आया, कितना समय वेटिंग हो गया? साहब साल भर होने को आया है। तो इस बीच में वहाँ के जो केस सेक्रेटरी थे केंद्रीय सैनिक बोर्ड के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनसे मिल चुका था इन पर्सन। मैं जब मुलाकात की थी तो मैंने की थी उनके सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जब वो मौजूद थे। तो उनका एक पर्सनली चुपचाप सुझाव था, ये था क्योंकि मैं ऐसी मुंह फट आदमी हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो मैंने उस समय बोला था, तो ही सिंपली सेड गौरव ही इज़ माई कार्ड, कभी कोई ऐसा केस आता है पर्सनली मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये केस उनके सामने रखा, मैंने कहा साहब इन्होंने ये स्कीम के लिए अप्लाई किया हुआ, अभी तक पास क्यों नहीं हुआ? तो पता है उसका जवाब क्या था? गौरव यार ऐसा है कि वी हैव सो मैनी स्कीम्स टू एग्जीक्यूट एंड वी हैव लिमिटेड फंड्स। बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमें एग्जीक्यूट करने के लिए फंड लिमिटेड है। जो पहले आया
उसे हम पहले देंगे। तो अभी इनकी पेंडिंग है, क्यू में लाइन है। उन्हें वेटिंग पता है कितना मिला था कमांडर साहब? 1.5 या सवा साल का वेटिंग था। मतलब उन्होंने अप्लाई किया था शायद मान लीजिए फरवरी 2000, एक सिंपल केस में फरवरी 2021 में किया था। उनसे बोला जा रहा है कि आप मार्च या अप्रैल 2022 में 24 में बात करना। इतना वेट कर सकता है कुछ? तो मेरा ये मानना है दवा, खाना और पढ़ाई लंबे वक्त तक इंतजार नहीं कर सकती। तो उस समय हमें लगा कि यार ये दोनों तो हाथ खड़े कर लिए, क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो हमने उनकी प्रॉब्लम को समझ के हमने प्रोजेक्ट सक्षम स्टार्ट किया। राइट। क्योंकि जो फौजी ड्यूरिंग सर्विस डिसेबल होता है उसकी समस्याएं अलग हैं और उसे डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ अच्छी पेंशन मिलती है, लेकिन जो आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल होता है उसे सिंपल एक्स सर्विसमैन ही ट्रीट किया तो उसे अदर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जी। जो ड्यूरिंग सर्विस शहीद होता है उसको अलग फंड मिलते हैं, अच्छे फंड मिलते हैं अब। लेकिन जो बाद में खत्म होता है आफ्टर रिटायरमेंट, वो सिंपली एक एक्स सर्विसमैन की मौत मानी जाती है, उसे शहीद नहीं माना जाता है। तो उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो लोगों को ये लगता है कि शहीद होना या डिसेबल होना, उसमें टर्मिनोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आती है। सो वहाँ हमने प्रोजेक्ट सक्षम की स्टार्ट किया। हम दोनों बच्चों को हमने उसकी फीस स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया। हर महीने 2,500 रुपये के हिसाब से हमने पे करना स्टार्ट किया। सो 2,500 से 5,000 रुपये हम बच्चों की फीस को देना स्टार्ट किया था। एंड उसका प्रूफ हमने दिया। सिर्फ हमारा प्रश्न उठाना उद्देश्य नहीं होता है, आपके सामने हो सकता है काम, वो प्रूफ करना भी होता है। बट आपकी नीयत चाहिए, आपकी थिंकिंग चाहिए। सो ऐसे प्रोजेक्ट सक्षम ने स्टार्ट किया। मैं इसी स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मैं बताता हूँ, ये बात 2-3 साल पुरानी है जी। ऑल इंडिया रेडियो पे मुझे इनवाइट किया गया था हमारी स्टोरी को देश भर में पहुँचाने के लिए, एसओएच की जर्नी को। उन्होंने बोला 2 ऐसे लोगों को बुलाइए जिनको आप दिखाना चाहते हैं। मैंने सार्जेंट साहब को बुलाया था। सार्जेंट साहब का शो के बाद जो रिएक्शन था ना, वो ये था कि शुक्ला जी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू। कहा कि मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मैं 2010 में आ गया था सर, 2013 का ये शो रहा होगा ऑल इंडिया रेडियो का। 13 साल बाद मेरे सोसाइटी में एक वाइट कलर की बहुत बड़ी गाड़ी गई जिसमें अशोक का साइन था। लोग देख रहे थे भाई ये चमकदार गाड़ी अशोक के साथ कौन आई है, भारत सरकार लिखी हुई। मुझे बड़ा फ़ख्र उस दिन हुआ कि मैंने कभी इसलिए वर्दी पहनी थी सर्विस के लिए। मैं उसमें बैठ के आया, मैंने वहाँ पे शो किया जहाँ पे बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर सविंगों को भी नहीं मिल पाता है मौका। और मैं क्या बताऊँ, मुझे आज बहुत फ़ख्र फील हो रहा है। लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए। पता नहीं अगर ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, पर वो कहते हैं ना, जाने वाले की कोई आखिरी ख्वाहिश अगर आप पूरा कर सकें तो आपका ये जन्म सफल हो गया। गौरव, एसओएच तो एक छोटा सा माध्यम है। आप समझिए एसओएच के माध्यम से जो शायद आपने ही फाउंड करा है, उसकी वजह से आपके जो अगर आप अपना आत्ममंथन करें, अपने आप को पूरा निचोड़ें तो आपको कितनी एक पद्धति मिली कि वो जाते हुए इंसान ने आपको एक अलग ही दुआ देते हुए वो चल बसा। मैंने आपने बिल्कुल सही बोला। एंड कहा जाता है ना, डॉक्टर भी बोलता है कि जहाँ पे दवाएं काम नहीं होती वहाँ दवाएं काम आती है। और ये तो दुआ से भी बड़ी चीज़ है। एंड ये सिलसिला आगे बरकरार करते हैं। अब पिट्ठू से सेहत से सक्षम, इसके बाद कुछ और कहानी है हमारे पास प्रोजेक्ट रिलेटेड। मैं आप प्रोजेक्ट सशक्त की आपको बात बताता हूँ। प्रोजेक्ट सशक्त, अब सशक्त, सशक्त, एम्पावर। ओके। ये कहानी बताता हूँ, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक हवलदार साहब, रिटायर्ड सार्जेंट, यानी कि इक्विवेलेंट टू हवलदार रैंक आर्मी का, उन्होंने मुझे उत्तराखंड से कांटेक्ट किया। और ये बात मैं आपको बताता हूँ तब जब वैन वी वर इन इनिशियल डेज, शुरुआती दौर पे बात है। उन्होंने कहा शुक्ला जी आप OROP पे ना, मैं आपकी ना वीडियोस देखता रहता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि उस मुहिम को मैं रियल फेस दिखाता था जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके अच्छे लिंक होंगे, आप साहब लोगों के साथ रहते हो, एक केस है हमारी उत्तराखंड का, आप उसकी मदद कर सकते हो। मैंने कहा बताइए। का एक लेडी है जो कि नॉन पेंशनर है और बुरे हाल में, आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा डिटेल दीजिए। अब मैं आपको उस लेडी की कहानी बताता हूँ। उनका नाम मैं फ़ख्र से लेता हूँ। अच्छा, फ़ख्र से लेता हूँ। मुझे लगता है आप नाम छुपाना चाहेंगे। नहीं, मैं फ़ख्र से लेता हूँ। एंड आई थिंक वो देखेंगी, सुनेंगी तो उन्हें ये महसूस होगा कि गौरव की लाइफ में वो कितने मैटर करते हैं। उनका नाम है रोशनी पांडे।
रोशनी पांडे जी, गौरव की लाइफ में आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आप कमांडर विक्टर माइक की लाइफ से भी जुड़ चुकी हैं। जी। मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि गौरव, मैं यहाँ पे ना मेरे पति ड्यूरिंग सर्विस कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसके चलते उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया था। निकालने का मतलब प्रॉपर निकाल दिया गया था। तो इनफैक्ट शायद उन्होंने मिसबिहेव भी किया होगा, क्योंकि दिमाग नहीं रहता शायद कंट्रोल। आने के बाद शायद उस इंसान को, उस फौजी को एहसास ये हुआ होगा, क्योंकि उनकी 14 साल कुछ महीने सर्विस हो गई थी, उन्हें शायद ये एहसास हुआ कि यार 5-6 महीने बाद तो मैं पेंशनेबल हो जाता जी। तो वो चीज़ और उन्हें डिप्रेशन में लेके गई और वो बंदा पागल होके मर गया। उस समय इन्होंने अपनी बेटी की अकेले, ये हमेशा गांव में रहती थी, तो उन्हें ये भी नहीं पता मेरे पति की पेंशन स्टार्ट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि फौज कैसे काम करती है नहीं पता था, क्योंकि साथ में ये लेके रखते नहीं थे अपनी वाइफ को। कैसे भी उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी की, इकलौती बेटी। जब मैं उनसे मिला, वो एक सूख के कांटा हो चुकी थी और मनरेगा में काम करती थी। मनरेगा की तनख्वाह 180 रुपए से लेके 200 रुपए दिहाड़ी होती थी उस समय, अभी का मुझे एट प्रेजेंट नहीं पता। नो प्रॉब्लम। और सेम डे पेमेंट नहीं मिलती है, 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने बाद मिलती है, और आपको 12 महीने काम नहीं मिलेगा, आपको 4, 6, 5, 6 महीने मिलेगा अगर आप किस्मत वाले हो तो। मैंने कहा आप रिमेनिंग समय क्या करती हैं, जीविका तो चलानी है। कहा कि किसी के खेतों पे काम कर लेती हूँ, कभी किसी ने बोला सामान यहाँ से वहाँ ढोना है तो मैं उठा के चल देती हूँ। मैंने कहा मैडम आप मुझे कागजात दो, मैं कोशिश करता हूँ। तो जब मैं स्पार्क की वाली बात थी, तो स्पार्क वाला फेस था ये। मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो दावा करती हैं कि मैं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों की, मैं उनके नाम नहीं लूँगा जी। वो सारे जो काम करते हैं ना, वो कागज़ों में काम करते हैं और कागज़ों में ही चलता है। सो उनमें से मैं एक के पास गया और मैंने बोला कि सर ये केस है सर, प्लीज़ कुछ हो सकता है। और मुझे भी नहीं ABCD पता थी किससे कैसे अप्रोच करना है, अनपढ़ आदमी ठहरा मैं भी। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला, जनरल साहब थे, लाइए देखता हूँ मैं, कागज़ दो, ये दो वो दो। मैंने दिया कागज़, सारे इकट्ठे कराए। मुझे इस लेडी से भी मिलना है, उसे यहाँ बुलाओ। लेडी को भी बुलाया यहाँ पे उत्तराखंड से, वो बड़ी उम्मीद के साथ आई, गौरव ने बुलाया तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम 2-4 बार आदान प्रदान कर चुके हैं। उत्तराखंड से हमारा भी नींव जुड़ा है, हम भी पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, ग्रेट। सो आई थिंक फिर तो आपको ये और कुछ पर्सनल कनेक्ट फील हो रहा है जी। चलिए आगे बताइए। सो यहाँ पे जब मैं लेके आया तो उसके दिमाग में एक इमेज गौरव ने कनेक्ट कराया है, और दूसरे जनरल साहब से मिली हूँ तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता कि मैं खाली हाथ जाऊंगी। बिल्कुल। जनरल साहब ने कागज पत्र लिए, शक्ल देखी, बातचीत किया और भेज दिया। मैं इस बताऊं कि जब भेज दिया तो अब मेरे पास कॉलें आने लगी, कुछ हुआ गौरव, कुछ हुआ। मैंने यहाँ पे बोला, जनरल साहब 6 महीने पास हो गए हैं। अच्छा सर कुछ हुआ हो रहा है। गौरव आप इमोशनल हो जाते हैं चीज में, ऐसा थोड़ी होता है, लेटर लिखा है, रिकॉर्ड को लिखा है, इसे लिखा है, वो। मैंने कहा सर, मेरा भी टेम्पो अब हाई हो गया। मैंने कहा सर देखिए, उत्तराखंड में उस लेडी को मैंने यहां पे अपने दम पे बुलाया। दूसरी चीज, वो हिंदी में लेटर लिखती थी, आप अंग्रेजी में लेटर लिखते हैं, इससे ज्यादा क्या डिफरेंस पैदा कर दिया सर? वो तो आज भी उसी स्थिति में है। शांत हो गए वो। गौरव लेकिन चीजों, मैंने कहा सर कितनी चीजों में समय, कुछ बताइए, मैं उसके लिए सेट कर दूं। गौरव मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा सर तो यही मुझे पहले सुनना था, मेरे हाथ में नहीं है। और जो आपके हाथ में एटलीस्ट वो कर सकते हैं, तो उनके हाथ में ये था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास आज की डेट में भी मैं बोलूं करोड़ों का फंड है, लेकिन नियत होनी चाहिए। नहीं हुआ। तो मुझे उस दिन वो ना, मैंने शायद अपने ईगो पे ले लिया, मुझे आत्मा ने झिझोड़ दिया, या मुझे लगा कि मैं अपने आप को गलत प्रूव कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। और जबकि मैं बताऊं, जब वो लेडी ना यंग अवस्था में थी, वो अपने कागजों के लिए पता नहीं कहां कहां गई, जिसने सुझाव दिया। कहा जाता है लोगों ने उस पर गंदी नजर डाली, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। वो खैर भगवान का है कि वो उन चीजों से बची रही। तो इसलिए वो केस ना मेरे और क्लोज था, वो मैं सबसे शेयर भी नहीं करता। फिर मैंने कहा हम कर क्या सकते हैं, इनका छोड़ दो। मैंने कहा मैडम ये मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं अब औरों की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो कहा गौरव क्या करूं। फिर उन्होंने कहा कि गौरव ऐसा है, मेरे यहाँ पे ना पूजा की कोई दुकान नहीं है, तो आप कोई पूजा की दुकान खुला दोगे ना तो मेरी जीविका बन जाएगी, बुढ़ापे में भी आराम हो जाएगा। तो हमने 60,000 रुपये उस समय हमने इंटरनली इकट्ठे किए, उनकी दुकान खोली। और कहा जाता है जब आप दुखियारे हो ना, तो सबसे पहले आदमी को मोरल सपोर्ट चाहिए, उसके कंधे पे कोई हाथ रख दे कि मैं तेरे साथ हूँ।
और वही हमने किया। आज मैं फ़क्र से कहता हूँ, वो लेडी ने सिर्फ उस दुकान को नहीं चलाई, उस लेडी ने मशरूम फार्मिंग स्टार्ट किया, बड़ी बनाना स्टार्ट किया, उसने अचार बनाना स्टार्ट किया, उसने पापड़ बनाना स्टार्ट किया, अपने साथ गांव की कई औरतों को जोड़ा और पिछले साल 8 मार्च 2024 में उसे गढ़वाल भवन दिल्ली में वुमेन एम्पावरमेंट डे पे उसे सम्मानित किया गया। नारी शक्ति। बिल्कुल। एंड यही लेडी मेरे साथ, जो आपको मैं कुछ समय पहले बोल रहा था कि ऑल इंडिया रेडियो पे 2 लोगों को बुलाने के लिए बोला था, तो एक सार्जन साहब के साथ मैं इनको लेके गया था। एंड शो के बाद जब वो निकली तो उनके पास फोन कॉल आ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि मैंने तो खुश थी, तो मैंने कहा कि अपने आप बोलते हैं, पता है गौरव, पता है मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैंने पूछा मैम बड़े फ़ोन आ रहे हैं, घर पे सब ठीक है? कहा कि लोग कह रहे हैं रोशनी तू तो स्टार बन गई रे, मैं तो तेरे रेडियो पे सुन रहा हूँ। गाँव के लिए सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। कहते तू तो स्टार बन गया, आज तुझे सुना, अच्छा लगा हमें। तो कहते हैं गौरव तुम्हारे बिना ये सब नहीं था। तब मेरा ना बेटा पैदा ही शायद हुआ था, 6-7 महीने का होगा, ज़्यादा नहीं। उन्होंने अपनी पहली कमाई मान लीजिए से मुझे निकाल के कुछ पैसे दिए। मैंने मना किया नहीं चाहिए, कहा रे सगन होता भाई। हाँ, कहा वो मेरा नाती लगता है, मेरा पोता लगता है, क्या मैं उसे दे नहीं सकती? मैंने खूब मना किया, लेकिन जब उन्होंने वो डायलॉग बोला तो वो मुझे टच हुआ, तो मैंने वो रख लिए। उन्होंने उस समय 50 रुपये दिए थे और वो 50 रुपये आज भी वैसे ही सलामत रखे हैं कि जिस दिन मेरा बेटा इस चीज़ की वैल्यू करेगा ना, उस दिन बताऊंगा कि किसने तुझे दिए थे। और अभी हाल ही में जब हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पे देहरादून में जी, वो वहाँ पे थी जी, और उस दिन उन्होंने फिर 100 रुपये मेरे बेटे के लिए दिए। सो ये ना, हम जब लोगों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बेनिफिशियरी, हम उसे बेनिफिशियरी नहीं कहते, एसओएच फैमिली बोलते हैं। लोग कहते हैं ना तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर बन गए, हम मेंबर नहीं बोलते, हम फैमिली मेंबर बोलते हैं। मैं कोई कंपनी और वो नहीं चला रहा, एसोसिएशन क्लब नहीं चला रहा कि मैं मेंबर बना रहा हूँ कि कितने लोगों को जोड़ना है, कितने को नहीं। जो जुड़े दिल से जुड़े और ऐसे जुड़े कि वो हर जगह मेरा परिवार बन जाए। सो ये एक स्टोरी है प्रोजेक्ट सशक्त की, और उसने हमें इंस्पायर किया कि ऐसी कितनी लेडीज होंगी, कितने ऐसे डिसेबल सोल्जर भी होंगे आफ्टर रिटायरमेंट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक बार सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, इमोशनल और एक भरोसा कि कोई साथ में खड़ा है। सो इस स्टोरी के चलते हमने कई जगह पे उनके इच्छा के अनुसार उनके स्टार्टअप्स खुलवाए, मणिपुर में, लद्दाख में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में। सो अलग अलग रीजन पे हम उन्हें वन टाइम हेल्प देते हैं सशक्त में कि आप अपने मन का कोई भी रोजगार करो। हम उन्हें हमेशा ये बोलते हैं, आप गांव छोड़ के शहरों की ज़िंदगी की तरफ रुख मत बदलो, गांव वीराने हो जाएंगे आपके बिना, और यहाँ की चकाचौंध में आप खो जाओगे। यहाँ का रहन सहन बहुत महंगा है, ज़िंदगी कम पड़ जाएगी कमाते कमाते। आप वहीं पे अपने मन का रोज़गार करें, उसके लिए जो चाहिए फंड वो सपोर्ट आ रही रोज देगी। सो वो है प्रोजेक्ट सशक्त। पता है, मैं आपको गौरव एक बात बताऊँ, मैं तो ये दिल्ली नगरी से बहुत जल्दी पैकअप करके अपने पहाड़ों में वापस जाना चाहता हूँ। बट जैसे मेरे इन लॉज अभी देहरादून में ही रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ भी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे। द पॉइंट इज़ दैट जब हम मेरी वाइफ के थ्रू हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, ये थापा फैमिलीज, थोड़े से गोरखली, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, देहरादून के ही सेक्टर में जहाँ छोटे छोटे पहाड़ी इलाके आते हैं और कई सारी फैमिली सारी एकजुट रहती हैं, तो हर एक घर में से ना एक बच्चा फौज में है। सहमत। और मैं कई बार सोचता हूँ कि हम दिल्ली एनसीआर की चकाचौंध में कि कल को हमारा स्टूडियो अगर यहाँ नहीं होगा लोग कैसे आएंगे। मुझे लगता है उस अगर क्षेत्र में मैं जाऊँ, हर घर में एक कहानी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही तो मुझे अनटोल्ड पे सुनानी है। बिल्कुल, आपके लिए तो मेरे लिए सोर्स है वो। मेरे लिए भी ये मंच सिर्फ एक दिल का मंच है, एक पैसे का ज़रिया नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप तो बोलते हैं ना, बट हम भी लोग भी ना एज होस्ट ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं कि हम भी भावुक हो जाते हैं, हम भी इंसान हैं। और कोई प्रोजेक्ट और कोई कहानी है? ये आपके ये 4 हो गए। एक प्रोजेक्ट हमारा इंसानियत है। इंसानियत जी, उसका पर्पस ये था कि बाहर ना फौज में भी मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई फौजी भर्ती होता है ना, वो अलग एक रीजन से निकलता है, अलग एक बटालियन में जाता है, एक अलग बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाता है। कभी जात धर्म नहीं देखता। हर एक इंसान की समस्याएं अलग है। अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें, एग्जिस्टिंग पॉलिसी फौज की या फिर सरकार की,
उसमें हर एक इंसान की ज़रूरतें नहीं समा सकती हैं। देखिए लिमिटेशंस होती हैं, आपको समझना पड़ेगा। अभी तो आप हमने ज़िला सैनिक बोर्ड्स की बात करी है, अब आप देखिए धीरे धीरे ज़िला सैनिक बोर्ड्स कितने ज़िलों में जा चुके हैं। एंड ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, बट हमें SOH जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। बिकॉज आपने नीयत की बात करी, दूसरी चीज़ें होती है ना कि आपकी जो सोच है वो एक परमानेंट सोच है। वो वाली सोच में कोई एक आता है, फिर जाता है, फिर कोई और आता है, फिर कोई और जाता है। आपको थोड़ा सा चीज़ों से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपकी सोच परमानेंट सोच है। जहाँ परमानेंट सोच बन जाती है ना, और उद्देश्य वो बन जाता है जो आपने फिर 80 साल में आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं ना, वो तभी सक्षम या पॉसिबल हो सकता है जब आप एक परमानेंट सोच पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने मंच पे ये बढ़ोतरी नहीं कर रहा, मैं खुद आपके साथ जुड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं से, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, इन एनी मीन्स। एंड द पर्पस ऑफ अनटोल्ड स्टोरी इज़ कि जनता तक ये चीज़ें पहुँचें। इंसानियत पे चलते हैं। सो हमारा पर्पस ये था कि कभी भी ना, हमने 4 प्रोजेक्ट बनाने के बाद, वही हर एक के पीछे एक कहानी है। हमने एहसास किया कि हमारे पास 1-2 ऐसे केसेस आए थे, वहाँ एहसास हुआ कि यार ये दोनों तो इन 4 प्रोजेक्ट में समा नहीं रहे। ये पिट्ठू में भी नहीं जा रहा, ये सक्षम में भी नहीं जा रहा, ये सेहत में भी नहीं जा रहा, और ये एम्पावरमेंट में भी नहीं जा रहा। तो क्या हम उन्हें प्रणाम कर दें कि आप जा सकते हैं? तो फिर हम में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या रह जाएगा? सो हमने एक मिसलेनियस कुछ भी समस्या इन चारों के अलावा, दैट विल बी कम अंडर प्रोजेक्ट इंसानियत। सो उसका उद्देश्य प्रोजेक्ट इंसानियत का ये है कि कभी भी कोई भी फौजी को किसी भी तरीके की समस्या हो, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे पेंशनर ना हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे डिसेबल ना हो, उसकी वो नीड प्रोजेक्ट इंसानियत में समा जाए। कि हम हाथ जोड़ के ये बोले, सर इसके अलावा भी कुछ कर सके तो पता है। सो हमने वो प्रोजेक्ट इंसानियत डिज़ाइन किया। इसके साथ साथ कभी देश में कोई ऐसी आपदा है या नेचुरल कैलामिटी हो जहाँ पे हमें सिर्फ फौजी नहीं, अपने भारतीयों के लिए भी कुछ करना है, वो भी उसमें कंसीडर किया जाए। जैसे कोरोना आया और अभी ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, तो उसे भी हम कर सकें। तो अब उसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बात है आई थिंक 2018 की रही होगी, हमारे फॉर्मेशन के 1 साल बाद की। एक कपूरथला पंजाब में एक केस आया था, वहाँ से हमारे एक पैटर्न कर्नल RD शर्मा के द्वारा। सो कर्नल RD शर्मा ने बोला, गौरव एक केस है, उसमें एक विडो है और जिसकी उम्र 75 के आसपास है। वो अक्सर यहाँ पे OROP पे सेवा देती थी पहले। लोग आते थे, चाय पानी भी तो बनाओगे, क्योंकि सिख फैमिली है तो आपको पता, सेवा तो उनके खून में होती है। बिल्कुल सर। तो हस्बैंड वाइफ दोनों वहाँ सेवा करते थे। 75 साल की उम्र में लोग आते थे, चाय पानी वो सब करवाना, दूर से आए हैं। उनका पति ख़त्म हो चुका था। उनकी उम्र, जब वो ख़त्म हुआ तो उनकी पेंशन हो गई थी 12 या 13 हज़ार रुपये। बेटा भी ख़त्म हो चुका था और बहू हमेशा के लिए मायके चली गई थी, 4 नाती पोतों को उनके ऊपर छोड़ते हुए। 12-13 हज़ार की पेंशन में उन्हें अपने आप को देखना है और 4 बच्चों को पालना है। साथ ही जिस जगह पे उनका घर था, वो साल में एक बार बाढ़ के हालात ज़रूर बनते हैं। तो शायद जिस समय मैंने देखा था, वो उस बाढ़ के बाद वो घर नहीं बचता। लेंटर बिल्कुल झज्जर हो चुका था, कभी भी धड़ाम से गिर सकता था। तो उन्होंने एक कोटेशन लिया था कि मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए होंगे इस घर को बनाने के लिए, रेनोवेट करने के लिए। उन्होंने इसे जोड़ जाड़ के कहीं से अरेंज करके 1 लाख कर लिया। 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। अब बात सिर्फ घर की नहीं थी, उस भरोसे की भी थी जो 4 बच्चे अपनी दादी के रूप में देखते थे, क्योंकि माँ तो चली गई थी, बाप मर गया था, दादा रहे नहीं। और हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी भी नीड प्रोजेक्ट में नहीं आ रहा है। तो हमने प्रोजेक्ट इंसानियत रखा, बिकॉज अंदर से ना झंझोरने वाली बात है। सो हमें लगा हमें कुछ करना चाहिए। सो हमने प्रोजेक्ट इंसानियत स्टार्ट किया। उसमें हमने जो 1.5 लाख का बैलेंस था वो पूरा किया लोगों के सहयोग से, और उससे उनके सर पे छत आई। और फिर हमने डिसाइड कर लिया, कल कोई भी मिसलेनियस प्रॉब्लम होगी वो हम करेंगे, चाहे घर बनाना हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी। अभी हाल ही में एक केस बड़ा फ्लोट हुआ था, जिसमें कर्नल साहब को अपने 34 साल के बच्चे के लिए 2.5 करोड़ रुपए फंड रेज करना था। आई थिंक उन्होंने फंड रेज के साथ साथ भी पैसा कम पड़ रहा था, तो पर्सनल लिंक्स के द्वारा जा रहे थे। उनके 2 घर थे, एक घर बेच दिया, एक घर पे लोन उठाया है और अपनी पेंशन कटवा रहे हैं कि मेरा बेटा बच जाए। अब उनका बेटा 34 साल का है तो मेडिकली कवर्ड नहीं है। 24 साल तक का होता, डिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं, वो कवर्ड होता।
अब आपको पता है कि ना बेटे को या बच्चे को बचाने, नॉट बेटा, बेटिया भी हो, आदमी बचाने के लिए सब कुछ लगा देता है। उन्होंने एक भरोसे के साथ किसी ने हमारा नाम दिया, गौरव कैन यू डू समथिंग, सॉरी उन्हें दिया कर्नल साहब को, कर्नल अशोक कुमार सिंह नाम है उनका, कि आप कुछ एसओएस से बात कीजिए। उन्होंने बड़े पोलाइटली, बड़े भरोसे के साथ हमें रीच आउट किया, और मैं अनफॉर्चुनेटली बोला ट्रैवल कर रहा था। एक हफ्ते के बाद मैंने समय निकाला, उनसे बात किया, तब तक उनका भरोसा मुझसे उठने लगा था कि मैं शायद बिजी हूँ बहुत, या बिजी दिखाता बहुत हूँ। तो उस दिन मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के पहले सॉरी बोला, ओवर द फोन मैंने कनेक्ट किया, 2.25 घंटे मैंने उनका केस समझा, क्योंकि मेरा मानना है जब तक मैं चीज़ों को नहीं समझा मैं आपको नहीं समझा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू शुड बी कन्विंस्ड सो दैट यू कैन कन्विंस अदर्स। करेक्ट। सो मैंने वो केस समझा, सारे कागजात इकट्ठे किए, और मैंने बोला सर आज 15 तारीख है, इस महीने की 30 तारीख को या अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको कॉल करूंगा, हम पक्का मदद करेंगे, लेकिन सर कितनी करेंगे वो मैं अमाउंट सेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोगों से ही बात बनेगी। सर मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्या चमत्कार था कि 2 लोग ऐसे आए कि वो उसी केस के लिए शायद आए थे और आके चले गए, ओझल हो गए। हमने 15 दिन में 4,90,000 इकट्ठे किए, और मैंने फिर वो बोला सर अकाउंट डिटेल्स दीजिए, वी हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट। हमने ट्रांसफ़र किए। सारे अफसर आप जैसे नहीं होते हैं कि एक्सप्रेसिव हों, वो भी नहीं थे, मेरे पिताजी भी एक्सप्रेसिव नहीं हैं। सो उन्होंने सिंपली बोला थैंक यू गौरव। मैंने बताया कि मैं इतना कर रहा हूँ, थैंक यू गौरव। लेकिन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द कॉल आई गॉट अ मैसेज, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो उनका था, गौरव मैं आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा कर्जदार रहूँगा। तो लोग कहते हैं गौरव तूने क्या कमाया, मैंने ये कमाया। ये ब्लेसिंग हो चाहे ये मैसेजेस हों, वो मेरे लिए टेस्टिमनी, मेरे लिए यादगार है। ऑफ कोर्स। सो ये प्रोजेक्ट इंसानियत का हिस्सा है। राइट। सो ये 5 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए। लास्ट हमारा है जो हमने अपने पैटर्न विंग कमांडो विनोद दैम, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, उनकी याद में रखा है स्कॉलरशिप। राइट। सो उस प्रोजेक्ट का नाम है विंग कमांडो विनोद दैम मेमोरियल स्कॉलरशिप। उसका उद्देश्य ये है कि कुछ समय पहले हमने कुछ चीज़ें सुनी थी, फिर बाद में रिसर्च किया। सो आपकी ट्रेनिंग अकेडमीज़ में NDA में OTA, फिर एयरफोर्स अकेडमी, ऐसी आपके सिपाहियों की भी होती है ट्रेनिंग सेंटर्स। वहाँ पे आदमी फिट पाया जाता है तभी उसे ट्रेनिंग पे लेके आते हैं। लेकिन कई फॉर्चुनेट होते हैं आपकी तरह जो बन जाते हैं यूनिफॉर्म में, और कई अनफॉर्चुनेट होते हैं कि वो यूनिफॉर्म का पहनने का सपना लेके वापस पहुँच जाते हैं। सो हमारे फौज में इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है कि कई बार आदमी मेडिकली अनफिट हो जाता है, ट्रेनिंग में ही शपथ भी नहीं ले पाता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है जी। और अगर सिपाही में अगर ऐसा होता है तो उसे पेंशन मिलती है। मैं आपको बताऊंगा, अगर ट्रेनिंग के में भी अगर आप सिपाही हो और आप ट्रेनिंग ले रहे हो और आपको ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन ऑफिसर्स केस में ऐसा नहीं है। अगर ट्रेनिंग के दौरान जब तक आपने जो आपका अंतिम पग कहा जाता है, और आज के डेट में उसे पहला पग अब कर दिया गया है, वो आप पास नहीं करते, जिससे पासिंग आउट परेड कहते हैं, आपको कमीशन ऑफिसर नहीं माना जाएगा एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट। तो ऐसे मेडिकली कैडेट्स हमारे नज़र में आए, जिसमें एक ऐसा केस था जो कि बैंगलोर का है। वो एक लौता बेटा है और NDA में उसे अचानक क्या हुआ, सेकंड ईयर में था कि वो अपने सीनियर्स के पास गया, कुछ ऐसा हुआ, धड़ाम से वो गिर गया। उसे हॉस्पिटल लेके गया तो ऑन पेपर्स कहा जाता है कि 20 मिनट के लिए उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। लेकिन जो लेके उसके सीनियर्स उसे बाइक पे लेके गए, उनका कहना है कि करीबन आधे घंटे ये बात हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि वो बेड पे अब लेटा रहता है, लैट्रिन पेशाब बेड पे करता है, बस इतना करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। आपको करवट भी दिलवानी है तो आपको धक्का देना पड़ेगा जी। माँ उसे पाल रही है, बाप नहीं है, इकलौता बेटा। फॉर्चुनेटली माँ की सरकारी नौकरी है, 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। उसे देखेगा कौन, क्योंकि जब ये नौकरी करने जाती है एक अटेंडेंट लगाना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, कि कुछ खिलाए, पानी के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, डायपर चेंज करे। अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल रख रही हैं, जो कि 80-84 साल के हैं, वो लेडी जो इस कैडेट की माँ है जी। तो समझ में आया ऐसे कई ऐसे कैडेट होंगे जिनके साथ ऐसा होता है। सो हमने एक आंकड़ा निकाला कि हर साल ट्रेनिंग अकेडमी से 8 से 10 लोग मेडिकली बोर्ड आउट किए जाते हैं। कुछ अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं जो बाहर जाके अपना करियर भी बना लेते हैं, बना सकते हैं। और कुछ की कंडीशन इतनी होती है खराब कि उससे फाइनेंशियली भी कंडीशन खराब है और मेडिकली भी। तो हमने ऐसे कैडेट्स जो हम्बल बैकग्राउंड से है और
उसे बाहर, क्योंकि जब ये मेडिकली बोर्ड आउट होते हैं ना तो अपने 3 से चौथे 5वें सेमेस्टर में होते हैं, बाहर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता। समझ गए। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आपको लेने वाला है उसे आप नहीं लेना चाहते हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बिकॉज साल ड्रॉप ना हो। तो ऐसे में हमने अभी तक लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था, अभी हमने 5 ऐसे कैडेट्स को सक्सेसफुली उनकी ग्रेजुएशन कराई है, जिसमें से एक कैडेट की जॉब गुड़गांव में लग भी गई है। वेरी नाइस। और जिस कैडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ अ एक्स IITian। यूनिफॉर्म पहनने के चलते उसने 1.5 साल जो IIT में गुजारा छोड़ दिया और नेवल अकेडमी में था। नेवल अकेडमी में था, उसे एक ऐसी बीमारी हुई जिससे उसकी किडनी खराब हो जाएगी, और कल अगर किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दी तो वो दूसरी किडनी को भी खराब होगी। किडनियाँ खराब होना ऑटोइम्यून डिसीज़ है, मरना निश्चित है उसका कहना है कि आप मंथली दवाएं जो 7,500 रुपये 8,000 की चलती हैं, उससे सिर्फ आप कुछ ज़िंदगी की खरीद सकते हो। जी जी। और अभी हाल ही में लास्ट ईयर उसका बैच पास आउट हुआ है। उसने अभी अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं मेडिकली बोर्ड, अब मुझे निकाल दिया गया है, सिर्फ पिताजी को पता है। और 150 साल हो गए, और उसने माँ को ये बताया कि मैं पासिंग आउट परेड अभी इसलिए नहीं हुई है मेरी, क्योंकि मेरा कुछ ये रह गया था सेमेस्टर, कुछ वो रह गया था। क्योंकि माँ को बोला गया डॉक्टर ने कि तुम्हारी माँ को गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ ऑल ऑफ सडन नहीं सुन सकती, वो कुछ भी हो सकता है। आप ये सोचिए, उसके बैच पास आउट अभी हुआ है और वो अभी बाहर है, माँ को सच्चाई भी नहीं बताई। इसके पिताजी मशीन ऑपरेटर हैं, मऊ में काम करते हैं। आई थिंक ही इज़ गेटिंग अराउंड 17,000 17,500, जिसमें 7,500 की दवाएं जाती है बेटे की। 10,000 रुपये में ग्रेजुएशन कराना है, घर में ही चलाना है, तो 1.5 लाख रुपए जो ग्रेजुएशन का था वी स्पॉन्सर्ड। राइट। सो जिससे कि वो लाइफ में कुछ कर सके। अभी वही उसी को जॉब मिली है। सो मैं उसी कैट की बात कर रहा था। गौरव, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स की बात करी, SOH की एक स्पेसिफिक यूनिकनेस को अगर आपको दर्शाना हो तो जनता को आप वो बताइए। SOH की अगर यूनिकनेस की बात करें, सो हम उन केसेस पे काम करते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं जो या तो फौज की या सरकार की एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, या अगर कवर होते हैं तो सामने वाले की जो नीड है, जो मदद है, वो अर्जेंट होनी है, लेकिन वहाँ पे एक लंबी कतार है, उसे वेट करने का क्यों में रख दिया जाता है जी। सो वहाँ पे हमारा रोल क्विकली स्टार्ट होता है। सो हम क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी चीज़, नॉर्मली लोग जहाँ बैठे हैं उसकी समस्याओं को देखते हैं। मैं अगर दिल्ली में तो दिल्ली के इर्द गिर्द की समस्या देखूंगा। हमारा मानना है जहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं बसती हैं वहाँ पे जाना चाहिए काम करने। और सबसे ज़्यादा अगर हम समस्याएं की बात करें तो दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में वहाँ पे समस्याएं ज़्यादा है। सो हम ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ लोगों को नीड है। पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, लद्दाख साइड जाइए, साउथ में आप आ जाइए, अरुणाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सो ऐसी जगहों पे हम काम करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसी कोई चीज़ है जिसका आपको मलाल हो? कुछ मलाल है जो अचीवमेंट के साथ साथ हम लेके चलते हैं, दोनों साथ साथ, जो ये भी एहसास दिलाता है, क्योंकि हर चीज़ त्याग मांगता है। आज SOH जो चल रहा है 8 साल में, वो हम ये कहें कि गौरव की जर्नी या SOH की जर्नी क्या रही होगी, उसके पीछे बहुत त्याग हैं जो लोगों को ना ही मैं पब्लिकली करता हूँ और ना ही लोगों को अनटोल्ड स्टोरीज। ठीक है, तो अनटोल्ड की हम बात करें तो पहला मुझे मलाल है पर्सनली कि शायद लोगों की नज़र में एक मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ, एक अच्छा सोशल वर्कर हो सकता हूँ, एक अच्छा शायद भारतीय हो सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा बेटा या अच्छा बाप या अच्छा पति शायद पूर्ण तरीके से या कंप्लीट तरीके से नहीं बन पाया। कारण उसका ये कि जो फैमिली को आपको समय देना चाहिए और जिस समय देना चाहिए, मैं उस समय नहीं मौजूद हो पाता हूँ बिकॉज ऑफ द SOH एंड बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट। तो वो एक मुझे मलाल रहता है। मैं कोशिश करता हूँ उसे आज नहीं तो कल फिक्स करूँगा, कोशिश में लगा हूँ और आगे भी जारी है। बट मैं ये कहूँगा, मैं दूसरी साइड लकी इस बात का हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो उस चीज़ को समझती है कि मैं कोशिश करता हूँ, कर नहीं पा रहा बट नीयत है मेरी। और दूसरा एक मलाल है मुझे इस बात का कि आज जहाँ पे भी SOH है, सो हम अगर अचीवमेंट की बात करें, हमने एक राज्य के, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक बेनिफिशियरी से स्टार्ट किया था जी। आज हम 20 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं और पिछले 8 सालों में 300 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं और हर महीने 140 से ज़्यादा लोगों को हर महीने मदद पहुंचाने जब तक वो जिंदा हैं जी। हम भारत की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं प्राउडली बोलता हूं
जिससे फौज के तीनों सर्विसेज से बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलने के साथ साथ 8 हेड ऑफ द स्टेट, जिसमें 6 गवर्नर, 2 सीएम और बॉलीवुड की बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ने हमारे कॉज को सराहा है। ये जर्नी आज तक जो भी हमने देखी है, हमने इस बीच बहुत लोगों को खोया भी है जब हमने टीम फॉर्म की थी। तो मलाल इस बात का होता है कि काश वो लोग इतनी जल्दी नहीं गए होते, एसओएच की सेलिब्रेशन और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे होते। तो मलाल है और शायद वो ज़िंदगी भर रहेगा। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर थॉट्स। ये सबके साथ होता है, कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर वो उस रास्ते में कहीं छूट जाते हैं, उनकी यादें हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताया, कोई कुछ स्पेसिफिक बॉलीवुड इंडस्ट्री से जहाँ से आप खुद भी इंस्पायर हुए, जब वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर हुए, उनका रुख क्या रहा, उनकी आपको देखकर उनको क्या महसूस हुआ, वो कनेक्ट करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, आपको क्या एक्चुअली पीछे भागना पड़ा एसओएच से उनको जुड़वाने के लिए, क्या एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर आई डेफिनेटली वुड लाइक टू गिव आंसर। जी, सो बेसिकली फौज, ये हम अगर इसकी बात करें बॉलीवुड की, तो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं बाहर, अच्छी बुरी दोनों। जी, मैं लेकिन कहूँगा कि आप सही समय पे सही मुद्दे के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं और सही नीयत के साथ जुड़ते हैं जी, तो दुनिया आपको सुनेगी, और सिर्फ सुनेगी नहीं, आपको सलाम भी करेगी, आपके साथ जुड़ेगी भी। जी, तो हमारा जो मुद्दा है फौजियों के लिए करना, वो अपने आप में एक यूनिक है। और मैं आपको कुछ लोगों के नाम बताना चाहूँगा फ़क्र से, जी, जी, जिनके से हमने रीच आउट किया, रीच आउट ही नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आई हैव देयर मैसेजेस जो शो करते हैं ना कि हम शायद फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से शो किया जैसे कि उन्हें इस कॉज के साथ जुड़ने में उन्हें उतना ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है जितना आप उनसे कनेक्ट करने में हो रहे हो। जी। पहला नाम अभी मैं बोमन ईरानी का देता हूँ। बोमन ईरानी इज़ अ गुड फिलैंथ्रोपिस्ट और अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के, और शायद पारसी सब होते भी हैं। उनके रिश्तेदार मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। अच्छा। और उनका रोज़ मैसेज आता है, मैं उनके साथ यूरोप के ट्रिप में गया था, तो कुछ लिंक है हमारा उनसे। अच्छा, सो अभी मैं बमन ईरानी जी से कनेक्ट हुआ, तो बमन जी अभी हाल ही में कुछ अवार्ड्स वगैरह का शो चल रहा था, तो फ्रांस में थे। अच्छा। तो मैं जब हमारी मैसेजेस के साथ आदान प्रदान हो रहा था, तो वो हर बार मैसेज करते थे, गौरव जी आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिल से एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना चाहता हूँ, बट जब मैं प्रेजेंटेबल होता हूँ तो समय मेरे पास नहीं होता, जब समय होता है तो मैं भागने में होता हूँ, तो मैं नहीं निकाल पा रहा। रात के 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मुझे रात को कॉल आया व्हाट्सएप पे। ही कॉल्ड मी अप, ही वाज इन द शो, एंड उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उस दिन का वादा था कि वो रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो भेज रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने विचार। जी। उन्होंने बताया कि मैं अभी 5 मिनट का मुझे टाइम मिला, मैंने कहा आपको पहले सॉरी बोलूँ और मैं करना चाहता हूँ और ऐसा है वैसा है, एंड उन्होंने बाद में उस दिन नहीं कर पाए, अगले दिन मुझे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा, और सिर्फ भेजा ही नहीं, ही सिंपली ड्रॉप्ड मी अ मैसेज ऑल्सो कि ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं फौजी मुद्दे से अपने आप को किसी तरीके से जोड़ सकूं। दूसरा नाम मैं बताना चाहूँगा रज़ा मुराद जी का। रज़ा मुराद की भी सेम वही स्टोरी, वो भी बड़े ऑक्यूपाइड चल रहे थे। उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज ही नहीं बनाया, कई बार सॉरी बोला, फिर वीडियो मैसेज बना के अपने विचार एसओएच के लिए शो करना चाहिए। तो कुछ पर्सनालिटीज़ इतने ऐसे हैं कि शायद आप कभी उनसे मिले नहीं हो, लेकिन आपका जो कॉमन दोनों को जोड़ने का है ना पैटर्न, वो मुद्दा है, कॉज, सपोर्टर, हीरोज, वो फौजी जिनके लिए क्या कहते हैं, जो देश को आप कैसे देश उनके अंदर समाता है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे फिर पॉलिटिशियन हो, चाहे इंडियंस हो। आफ्टर ऑल फौजी तो हमें सेफ रखे हैं ना, हमारी आज़ादी हमें भले ही स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई हो, लेकिन उसे सुरक्षित रखना, महफूज रखना हमारे सैनिकों की जिम्मेदारी है, और जो कि भली भांति निभा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ना, उसने बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स को जोड़ा। शंकर महादेवन जी, अभी न्यू ईयर का वक्त था, आपको पता है न्यू ईयर के टाइम कितने शोज चलते हैं, उस समय भी उन्होंने वहाँ से मुझे वीडियो मैसेज बना के भेजा एसओएच के लिए, सिर्फ इसीलिए सो दैट मोर पीपल कैन गेट कनेक्टेड विद सपोर्टर हीरोज। सपोर्टर हीरोज, आप ये बताओ कि नॉर्मली ये
ये दे ऑल चार्ज हैफ्टी अमाउंट। ये रियलिटी है, आपको पता है, एंडोर्समेंट के लिए। बट मैं सही बताऊँ, ये लोग पता नहीं गॉड ग्रेस, ना हमने कुछ इन्हें बोला, ना हमने इनसे कुछ हमने पे किया, एंड ये लोग जो भी जुड़े दिल से जुड़े एंड अपने आप को प्रिविलेज फील करते हैं कि हमें बोलने का मौका मिला। दिस इज़ लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड बहुत अच्छी बात है कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं जो आपके कॉज से जुड़ रहे हैं। एंड मैं तो आप अब यही अगर मैं मजाक के रूप में रुख में जाना चाहूँगा तो थोड़ी देर तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने बैठा हूँ और मेरे स्टार्टअप के लिए अब मुझे खुद अपना पिच डेक प्रेजेंट करना है कि गौरव सर आप हमारे भी स्टार्टअप को थोड़ा सा सक्षम करिए या इंसानियत के प्रोजेक्ट में डाल दीजिए। देखिए, कठिनाई हर एक इंसान के कहते हैं ना रोड मैप में आती है, बट अगर आपका मुद्दा सही है, आपकी सोच अच्छी है, नीयत साफ़ है, तो फिर शंकर महादेवन, बोमन ईरानी साहब, रज़ा मुराद साहब, ये क्या आपके साथ हम चाहेंगे शाहरुख खान साहब भी जुड़ें और जल्दी जुड़ें, अमिताभ बच्चन साहब भी जुड़ें। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये लोग अगर सुन पा रहे हैं कोई हमारे छोटे से चैनल के छोटे से सब्सक्रिप्शन लेवल पे, तो मेरी आप सभी से विनती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉज को समझिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की नीयत को समझिए एंड अकॉर्डिंगली सपोर्ट आवर हीरोज़। मैं सिर्फ एक ये फ़ौजी एज अ प्राउड वेटरन नहीं कह रहा, एज अ इंडियन सिटीज़न भी कह रहा हूँ। ऐसे बहुत पहलू होते हैं जहाँ हमारे एक्स सर्विसमैन, उनकी फैमिलीज़, उनको बहुत ज़रूरत होती है। और अब तो गौरव बता रहा है कि इनका पहलू सिर्फ एक्स सर्विसमैन और इनकी फैमिलीज़ नहीं है, और भी आगे जाने का रोड मैप बना रहे हैं, जिस रोड मैप के बारे में हम अभी बात भी करेंगे। आपका मलाल सुलह, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ की जो गुफ्तगू रही रात के 11:30 बजे, एंड कैसे उनके सॉरी के मैसेजेस आए, आज के टाइम पे अब आपको क्या लगता है 8 साल की जर्नी के बाद लोगों का क्या नज़रिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वेटरन्स कम्युनिटी का क्या नज़रिया है? कितना बदलाव आ चुका है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जो शुरुआत में हम जिस फेज़ में थे, यानी कि आज से 8-10 साल पहले, वहाँ अगर मैं अभी दोबारा अपने आप को देखूं या उस समय हम देखते थे, लगता नहीं था कि इतने कम समय में इतना परिवर्तन अवेयरनेस क्रिएट करने में और लोगों को हेल्प डिलीवर करने में और तीसरा अपनी रीच पहुंचाने में लगेगा। कभी नहीं सोचा था, बट सच में बहुत कम समय में भगवान की कृपा से, लोगों के सहयोग से हम 8 सालों में जो आज अचीव किया वो बहुत ज़्यादा अचीव किया, शायद कभी सोचा नहीं था। और यस, मैं ये प्राउडली बोलता हूँ कि सबसे पहले हमने जिस पे चोट किया या वार किया या विजन बनाया, वो था अवेयरनेस क्रिएट करना कि यस, फौजी भी इंसान हैं, उनकी भी समस्याएं हैं, विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है, उनकी भी ज़रूरतें हैं। जी, वो आपको बोलते नहीं हैं, आपको महसूस करना पड़ेगा, और महसूस करने से के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और ग्राउंड पे उतरने के लिए आपको अपने एसी या सर्दी में ब्लोअरों से बाहर निकलना पड़ेगा। सो वो काम किसी ना किसी को करना था, एंड मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट। जिसमें एक यूनिकनेस की जब बात की थी, वो ये कि आपके में अगर सारे दिग्गज लोग अगर बैठे, एक्सपीरियंस होल्डर अपने फील्ड के, लेकिन एनर्जी, आपके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उस चीज़ को ग्राउंड में ढालने के लिए एनर्जी यानी कि यूथ नहीं है, प्रॉब्लम है। आपके पास यूथ है कुछ भी करने को, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो वो यूथ दिशा कहीं पे भी निकल सकता है, सो सही दिशा में भी नहीं जा सकता। सो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस होल्डर, तीनों सर्विसेज से रिटायर्ड दिग्गज लोग जिन्होंने 40-40 साल सर्विस में दिया है, और हम जैसा यूथ जिसमें एनर्जी, आप ऑर्डर दीजिए हम खाई में भी कूद जाएंगे। सो उन दोनों के तालमेल से ये 8 साल की जर्नी है, वो 20 देशों तक है, और भविष्य में हम इसे पूरे 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचाना चाहते हैं। राइट, 20 राज्यों में और आगे 36 राज्यों में आप पहुंचाना चाहते हैं। 36 राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज, टोटल वी वांट टू कवर होल इंडिया। सो दिस इज द रोड मैप फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, या कितने साल तक का आप दायरा समझ रहे हैं? सो बेसिकली अभी अगर हम बात करें, ये हमारा मेन बड़ा विजन है जो हमने सोचा हुआ है जी। और क्योंकि पहले जब हमने शुरुआत की थी, वो हमने की थी सिर्फ आर्म फोर्सेस के साथ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए जी। आज हम पैरामिलिट्री को भी कवर कर रहे हैं। सो सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर जिनकी हम एवरी मंथ मदद कर रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, पैरामिलिट्री फोर्सेस। माय गॉड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट मेरे मंच पे पहले मेरे गेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स के एक हीरो, हमारे कीर्ति चक्र चेतन चीता साहब आए थे।
उनसे बात करने के बाद मुझे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो महत्व समझ आने लगा, चाहे वो इंटरनल इश्यूज थे, चाहे वो बॉर्डर के दायरे में रहते हुए भी हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को कैसे एक सपोर्ट मैकेनिज्म बनाते हैं। और अब बीएसएफ तो आप देखिए ना, सबसे पहले तो गोली वही खा रहा है, बिल्कुल, है ना। तो ये जो तालमेल है इंडियन आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी पार्ट लिया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बिना किसी मेजर वॉर, बिना किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कितने लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने अपने आइडियोलॉजी में रखी है, एंड हम यही चाहेंगे कि ये आइडियोलॉजी आगे आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। डेफिनेटली। और मैं आपके द्वारा जनरल ऑडियंस को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोगों में ना एक मिसकंसेप्शन है अभी भी, और पहले बहुत मेजरली था जी। हर यूनिफॉर्म पहनने वाला उन्हें फौजी दिखता था। ओके। तो उन्हें ये नहीं पता ये फौजी है। बस फौज किसके अंडर में आती है, बीएसएफ फौज है या नहीं है, किसी को नहीं पता। सो मैं ये बताना चाहूँगा, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं जब, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की बात करते हैं जी, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। हम जब बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें पीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, सशस्त्र बल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी पैरामिलिट्री के अंडर में आती है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। बिल्कुल सर। सो ये दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की ड्यूटी बनती है देश को और देशवासियों को सुरक्षित रखना। बिल्कुल। दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शिद्दत से निभा रहे हैं। दैट्स व्हाई आज हम पॉडकास्ट भी कर पा रहे हैं। जी। आप मेरे हमेशा दो मुद्दे रहते हैं, एक नारी शक्ति और यूथ ऑफ द नेशन। यूथ के बारे में आपने पहले भी जिक्र करा था। आज आप वुमेन पावर से, हमारे आसपास बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो ऑप सिंदूर था, नारी शक्ति से आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैं नारी शक्ति को मैं बहुत बड़े लेवल पे तो लोगों को नहीं बताना चाहूँगा। कारण ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी से नारी शक्ति को डिफाइन करते हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जी। सो यस, नारी शक्ति इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, और खासकर उस दिन से उसका रोल चालू हो जाता है जिस दिन वो आपको जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ। करेक्ट। बाप या पिता हर काम कर सकता है, जन्म नहीं दे सकता, और वो सारे काम कर सकती है इंक्लूडिंग जन्म भी दे सकती है। जी। सो मैं अगर बात करूं तो मैं अपनी फर्स्ट, जो मेरी लाइफ में नारी शक्ति की बात आती है, वो हमारी वाइफों से आती है। माय वाइफ एंड माय सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी की हम बात करें, वो प्योरली सारी सिविलियन बैकग्राउंड से हैं। जी। इनका फौज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज मैं अगर आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, या आज हम डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो पीछे उन्हीं का सपोर्ट है। नहीं तो आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले फैमिली प्रायोरिटीज होती हैं, बाद में कुछ और खासकर सोशल वर्क तो बिल्कुल ही लास्ट चीज़ आज के ज़माने में एटलीस्ट। जी जी। सो पहला ये कि कभी भी कोई रुकावट नहीं आई, हमेशा सपोर्ट किया। और मैंने आपसे मलाल का जो जिक्र किया था, उसमें भी वक्त नहीं, उन्होंने इस चीज़ को समझते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं, और उस चीज़ का भी एक उम्र होता है करने का, और एक टाइम आता है परिवार को भी देने का। सो नारी शक्ति पहले यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कि यस, हमारी वाइफ हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, उनके बिना के हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमारी जनरल ढिल्लों साहब जो आपके साथ यहाँ मौजूद भी थे, उनकी वाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, ही इज़ अराउंड 75। सो रिटायरमेंट के बाद आपको पता है एक लाइफ अलग होती है, नाती पोतों के साथ एंजॉय करो। इफ़ यू आर गेटिंग पेंशन, आप आराम से एंजॉय करो, बाहर ट्रिप करो, फैमिली ट्रिप करो। लेकिन जनरल ढिल्लों आज भी हमारे साथ अलग अलग वेटरन्स रैली में जाते हैं, जो कि दूर दराज होती हैं, लेबोंग, दार्जिलिंग, फिर आप आ जाइए लद्दाख साइड में, उत्तराखंड में आ जाइए, कभी साउथ में आ जाइए। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक मैडम का सपोर्ट ना हो। तो मैडम का सपोर्ट इस सेंस में होता है कि मैडम सिर्फ उन्हें जाने के लिए ही नहीं बोलती, वो साथ में भी चलती हैं, सो दैट वो अपनी मेडिसिन को भी स्किप ना करें, क्योंकि सर भी भावों का इंसान है, भूल जाते हैं कब मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना है भी या नहीं रखना है। तो दवा भी समय पे लें, और साथ में उनको साथ में ग्राउंड पे ले जाने के लिए भी वो खड़ी रहती हैं। सो मुझे लगता है वो मेरे लिए माँ का रोल प्ले करती है। मैंने बचपन में माँ खोया, बट एक्चुअली मैं उनमें मैं अपनी माँ को देखता हूँ। सो वो, और ये हमारी वाइफ। और भारत माँ की तो आप इतना बड़ा आइडियोलॉजी से, भारत माँ की तो आप एक अलग सिपाही बन के रक्षा कर ही रहे हैं। गौरव, मेरे लिए इस नेशन का यूथ ही सब कुछ है, और ये मैं दिल से बात करता हूँ, और मैं हर एक एपिसोड में बात करता हूँ। आपकी ज़ुबानी यूथ ऑफ द नेशन के लिए एक सॉलिड मैसेज। मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि जब भी एक फ़ौजी भर्ती होता है, तो वो एक गांव से निकलता है, एक सिंपल आदमी होता है।
उसे ट्रेन कर दिया जाता है और किसी एक रेजिमेंट में चला जाता है। वो धर्म जाति इन सबसे परे होता है। किसी एक बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता है ड्यूटी देने के लिए, उस पर भी वो कोई सवाल नहीं करता। तो जब एक फौजी गांव से निकल के एक बॉर्डर की जब सुरक्षा करता है तो वो ना ही धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना इंसान देखता है, ना भाषा देखता है। सेम ऐसा ही हम भारतीयों को बनना चाहिए। भाषाओं में, धर्मों में, जातियों में नहीं बंटना चाहिए। और उन्हीं की तरह हमारी फौज में एक होता सर्वधर्म प्रार्थना स्थल, जहाँ पे मेजरली जितने भी धर्म हैं उन सबके भगवान वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसी प्रार्थना स्थल में आदमी पूजा पाठ करता है। तो सारे धर्म हमारे एक और हैं। उस भावना के साथ हमें भारतीय बन के मदद करना चाहिए। इसके साथ साथ हम जो पैट्रियोटिज्म है ना, देशभक्ति, वो चुनिंदा दिनों में जगाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, या मान लीजिए अभी जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या ऐसे ही कभी भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती है। सो वो जो पैट्रियोटिज्म है ना, वो एक दिन में नहीं जागता है। अगर आप उसके साथ रोज़ अगर आप बड़े होते हैं और उसे पालते हैं ना, तो वो आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाता है, एक अच्छा इंसान भी बनाता है। सो डोंट बी पैट्रियोटिक फॉर वन डे, बी पैट्रियोटिक फ्रॉम डे वन। सो पहले दिन से देशभक्त बने, एक दिन के लिए देशभक्त ना बने, मैं ये ज़रूर कहूँगा। देखिए, हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज तो गौरव ने दिया ही है। आप इस चीज़ को अब थोड़ा धीरे धीरे समझने लग जाएंगे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं ऑन रेगुलर टर्म्स, कि हर बार एक गेस्ट आता है, वो अलग एक्सपर्टीज़ से आता है, वो आप लोगों के साथ एज अ यूथ एक अलग मैसेज शेयर करता है। आपको और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। गौरव की जो लाइफ की जर्नी रही, चाहे वो बीपीओ था, चाहे वहाँ से वो नोएडा की फिल्म सिटी में पहुँचे और वहाँ से फिर वो मुंबई के उस स्टॉल में रहे और उन्होंने 5,000 3 महीने में 5,000 की जो इनकम जनरेट करके कैसे अपना गुजारा चलाया। इन चीज़ों से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप जब भी हताश हों, आपको जब भी लगे दैट लाइफ इज़ कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल एंड यू वांट टू गिव अप, वही टाइम होता है आपको खड़ा होने का, आपका खड़ा होने का। वही टाइम होता है जब आपको गिव अप नहीं करना। स्टोरीज़ तभी बनती हैं जब आप अपने वजूद पे भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, और वो तभी होता है जब आपका वजूद एक्चुअली टूटने वाले लेवल पे आ चुका होता है। देखिए, हमारे मंच पे ये जितने लोग आते हैं, जितनी ये पर्सनालिटीज़ आती हैं, उनके पीछे बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें जुड़ी होती हैं। मेरा यही एक मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं ऐसे लोगों को आप तक पहुंचा सकूं। सो यूथ ऑफ द नेशन, वंस अगेन, डोंट गिव अप, कीप गेटिंग अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम every single guest that I'm getting on this platform, and I'm sure you'll get a lot of inspiration. गौरव, आखिरी मैसेज हमारे नेशन के लिए ऑन अ बिगर पिक्चर फ्रॉम सपोर्ट आवर हीरोज़। मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करता हूँ, एक आप सभी से एक इमोशंस साझा करना चाहता हूँ। वो ये कि आज हम इस आज़ाद देश में जो सांस ले रहे हैं, उसकी हिफाजती के लिए, उसकी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई है, और उस आज़ादी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सैनिक और सैनिक परिवारों की नहीं है, हम सब भारतीयों की है। इसीलिए जब भी, कभी भी, कोई भी आप ऐसी चीज़ देखें जहां आपको लगता है कि परिवर्तन आना चाहिए, पॉजिटिव परिवर्तन आना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी हम सब की होती है कि हम पहल करें। आज सपोर्ट आवर हीरोज़ एक ब्रिज है जहां पे एक फौजी परिवार हैं और दूसरा आप जैसे सपोर्टर्स हैं। सो वी आर ओनली वर्किंग एज अ ब्रिज। जिस दिन इन दोनों में से एक जन नहीं होगा, ये ब्रिज धड़ाम से गिर जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये ब्रिज कभी भी गिरे और हमारे जाने के बाद भी ये कंटिन्यू रहे। जय हिंद। Gaurav, as they say that everything comes to an end, which is actually nothing but the so-called part for the next beginnings. I'm really thankful that you could take out, your valuable time, and you could come here and share such, I would say, beautiful, emotional and true stories. जो आपने ये हमारे साथ कहानियाँ शेयर करी, वो जीती जागती कहानियाँ हैं। मैं आपका उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। एंड हम खुद कमांडर विक्टर माइक भी अब SOH से जुड़ेगा, और आपकी कहानियाँ के जो पात्र हैं
उन पात्रों को हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस मंच पर बुला सकें, आमंत्रित करें और उनकी कहानियाँ हमारी जनता तक शेयर कर सकें। थैंक यू गौरव। थैंक्स। गौरव शुक्ला के माध्यम से आज हमने कितना कुछ सपोर्ट आवर हीरोज़ के बारे में सुना और समझा। आप सभी को एक बात तो समझ आ गई होगी कि स्टोरी टेलिंग के रेल्म में ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आज भी दी अनटोल्ड हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि ये अनटोल्ड स्टोरीज आप सभी तक पहुंच सकें, आप सभी को इंस्पायर कर सकें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का एक सब्सक्रिप्शन हमें अनेबल करता है कि हम आप सभी तक इन इंस्पिरेशनल स्टोरीज को पहुंचा सकें। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।